हेलो एमर्स। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन की बायोग्राफी को जानने के लिए, उनके जीवन के इतिहास को समझने के लिए कि आखिर उन्होंने जीवन में इतनी बड़ी उपाधि कैसे प्राप्त कर ली, क्यों आखिर उनको फिज़िक्स का फादर कहा जाता है और उन्होंने कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे अजूबे कैसे दे दिए जिसके कारण उनका जो आज का कॉन्सेप्ट है, आज तक का जो कॉन्सेप्ट रहा है, वो सुई से लेके एरोप्लेन तक लगाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज समझेंगे हम लोग सर आइजैक न्यूटन की बायोग्राफी यानी जीवनी को। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन फिजिक्स के फादर कहलाते हैं। फिजिक्स के क्या है, ये फादर है। तो आखिर फिजिक्स के फादर क्यों है, इसको समझते हैं। इनको बोला जाता है फादर ऑफ फिजिक्स। अब मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोलूंगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा पूरी कहानी के फॉर्म में, फिर उसके बाद मैं जितना भी डाटा हो सकता है उसको लिख के आपको दे दूंगा, फिर आप क्लियरली समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है इनके जन्म से, क्योंकि भैया पैदा होंगे तभी तो चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो पैदा होते हैं, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 दिसंबर है 1642, यानी 1642 25 दिसंबर को ये पैदा होते हैं। और इत्तेफाक की बात ये है कि जब ये पैदा होते हैं तो उसी साल उस इरा के यानी उस समय के महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली साहब की डेथ होती है उसी साल। अब ये पैदा होते हैं तो वहाँ भी खेल होता है। खेल क्या होता है कि भाई ये पैदा होते हैं तो उस समय पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं होते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका एक पूरा का पूरा ड्यूरेशन होता है मैच्योरिटी का। वो टोटल माँ के पेट के अंदर 9 महीने लगते हैं उसको मैच्योर होने में। ये प्री मैच्योर बालक थे, ये 9 महीने से पहले 2 महीना पहले ही पैदा हो गए थे, यानी ये प्री मैच्योर बालक थे। अब प्री मैच्योर मतलब कि भैया इनके जो मतलब ऑर्गन्स हैं पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाए थे। जब ये पैदा हुए तो डॉक्टर ने उसी समय क्या बोल दिया कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं जिएंगे। लेकिन ये भी देखिए इत्तेफाक कि बहुत कम जीने का वरदान था उनके पास और वो 84 साल जिए। अब होता क्या है कि वो पैदा होते हैं तो एक और इत्तेफाक होती है। देखिए इत्तेफाक पे इत्तेफाक होगा इनके जीवन काल में। पहली घटना तो भाई ये पैदा हो रहे हैं उसी साल, मतलब जिस साल पैदा हो रहे हैं उसी साल महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई। दूसरी बात कि ये प्री मैच्योर पैदा होते हैं लेकिन उसके बाद भी ये 84 साल जीते हैं। तीसरी उससे भी अनोखी बात कि जब ये पैदा होते हैं तो उसके 3 महीना पहले ही उनके फादर गुजर चुके होते हैं, यानी उनके फादर की भी क्या हो चुकी होती है, डेथ हो चुकी होती है। तो इनके जन्म से जुड़ी हुई ये 3 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक, अब ले दे के ये किसी तरह इस दुनिया में आए। अब आने के बाद दुनिया में होता क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कहाँ के, किस जगह के हैं, तो एक्चुअल में कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड के वेस्ट साइड में एक जगह है लिंकनशायर। उसमें भी मतलब एक जगह है बुल्सथॉर्प नाम का गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं ये, यानी वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब इनका जब जन्म होता है तो आपको भी पता है कि इनके फादर 3 महीने पहले ही क्या हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। ये एक्चुअल में पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब खेती बाड़ी करना ही इनका पेशा था, इनका काम था। तो अब इनकी मदर ने क्या सोचा कि इनकी मदर ने इनके जन्म के 2 साल बाद ही दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी यानी अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरी शादी कर ली एक दूसरे व्यक्ति से, स्मिथ से। और उसके बाद 2 साल बाद ही इनकी माँ इनको इनके नानी नाना के वहाँ छोड़ के चली जाती हैं अपने दूसरे हस्बैंड के पास, यानी वहाँ पे चली जाती हैं। तो ये शुरू से ही कहाँ रहते हैं, शुरू से ही पहली बात तो फादर तो थे ही नहीं वैसे ही, फिर उसके बाद मदर भी क्या हो जाती हैं, चली जाती हैं। तो शुरुआत से ही ये नानी नाना के पास रहते हैं और इस कारण इनके मन में अपने मम्मी को लेके और सेकेंड फादर को लेके क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उनके विचारधाराएं जो होती है उनके प्रति निगेटिव थॉट्स भी उत्पन्न होते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब न्यूटन ने अपने पाप और पुण्य की लिस्ट बनाई थी तो उसमें पाप वाले में एक बार उन्होंने एक स्टेटमेंट भी डाला हुआ था कि मैंने अपनी मम्मी और पापा को जान से मारने की धमकी दी है, तो उसको उन्होंने पाप वाले लिस्ट में डाला था। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या थी। अब किसी तरह इरा स्टार्ट होता है, धीरे धीरे क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। ग्रो करते करते 12 साल की उम्र में इनको भेज दिया जाता है कहाँ पे, तो ग्रैंथम में एक स्कूल है द किंग्स स्कूल, वहाँ पे पढ़ने के लिए इनको भेज दिया जाता है 12 साल की उम्र में। अब ये जाते हैं वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में मतलब इतने बेटर स्टूडेंट नहीं रहते हैं, धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं।
लेकिन वही चीज़ है कि टैलेंट इनके अंदर पहले से था, चीज़ों को जानने की इच्छा इनके अंदर पहले से थी, तो धीरे धीरे ये वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और टॉप स्टूडेंट के अंदर आ जाते हैं। लेकिन फिर उसी साल एक और घटना घट जाती है, जो ही ये टॉप पे पहुंचते हैं त्यों ही इनके सेकेंड फादर की भी डेथ हो जाती है 1653 में। अब जब स्मिथ की भी अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनकी मम्मी फिर वापस आती है घर पे। उसके बाद उनके पास अर्निंग के लिए क्या सोर्स था, वही फार्मिंग था। तो ये क्या करती हैं, न्यूटन साहब को वहाँ से क्या कर लेती हैं, वापस बुला लेती हैं। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब ये गए थे ग्रैंथम में, जहाँ पे किंग्स स्कूल था, जहाँ पे ये पढ़ते थे, तो ग्रैंथम में एक्चुअल में ये वहाँ पे एक फार्मासिस्ट का घर था, फार्मासिस्ट के घर पे रहते थे। फार्मासिस्ट के घर पे लाइब्रेरी थी और उसके साथ साथ लैब भी था, जहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह या प्रैक्टिकल वगैरह होता था। तो एक्चुअल में उस फार्मासिस्ट के घर पे रहते थे और अच्छे से पढ़ाई भी करते थे। उसके साथ साथ लाइब्रेरी का भी उनके पास ऑप्शन था, तो पढ़ने का तो हो ही गया, उसके साथ लैब भी था, तो ये लैब में ज़्यादा वक्त मतलब वो करते थे ताकि ये चीज़ों को ज़्यादा तरीके से समझ पाएँ। देखिए 12 साल की उम्र में गए थे तो डेवलप पहले से थे, इनका माइंड अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका था। अब धीरे धीरे क्या होता है कि इरा आगे बढ़ता है, दैट मीन्स अब ये वापस चले आते हैं तो इनको खेती बाड़ी में लगा दिया जाता है। इनकी मम्मी कहती है कि बेटा तुम अब खेती बाड़ी करो, यानी अब फार्मिंग करो और वहीं से अर्निंग करो और वहीं से जीवन यापन करो। लेकिन इनके मन में इन चीज़ों के प्रति कोई भी वो नहीं था, तो इनका इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा था फार्मिंग के अंदर, यानी खेती बाड़ी इनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो इनकी मम्मी ने इनके ऊपर प्रेशर भी डाला, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनका इंटरेस्ट बन ही नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद द किंग्स स्कूल के मास्टर साहब आते हैं और वो बताते हैं कि एक्चुअल में बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इनसे आप गलत काम करवा रही हैं, इनका इंटरेस्ट कहाँ पे है, पढ़ाई में। अगर हम इनको पढ़ाई के अंदर डालते हैं तो ये बेटर कर पाएंगे। तो उसके बाद मास्टर साहब के कहने पर इनकी मदर, जो हरना नाम था उनका, वो क्या करती हैं, इनको भेज देती हैं पुनः स्कूल में पढ़ने के लिए। अब जब ये स्कूल में पुनः पढ़ने लगते हैं तो फिर ब्रिलियंट रहते हैं ये, ब्रिलियंट मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे लेवल पे जाते हैं। जब ये अच्छे लेवल पे जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि इनकी जो प्राइमरी जो एजुकेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब प्राइमरी के बाद इनको कहाँ जाना पड़ता है, हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि इनको और भी जानकारियाँ चाहिए थी। तो इस कारण ये जो है हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज 1661 में, यानी 1661 में ये ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में जाते हैं, जहाँ पे ये हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाता है और वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं, एडमिशन भी हो जाता है इस यूनिवर्सिटी में इनका। अब जब ये पहुँचते हैं ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में, तो वहाँ पे इनका क्या होता है कि इनके मन में बहुत सारे प्रश्न उमड़ रहे होते हैं। तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर ये क्या करते हैं, अपने टीचरों से, वहाँ पे जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं उनसे लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में इनके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, क्योंकि उस समय दुनिया के अंदर खोज का काल चल रहा था। उस समय एक्चुअल में बहुत सारे प्रश्नों के पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट पड़े हुए थे। उस समय का सबसे ज़्यादा जो फेमस क्वेश्चन रहा था तो वो ये रहा था कि आखिर पृथ्वी और सूरज ये आखिर कैसे एक दूसरे के अराउंड वर्क कर रहे हैं। और उस समय एक बहुत बड़ी समस्या ये भी चल रही थी कि भैया पृथ्वी बीच में है कि सूरज बीच में है, दैट मीन्स पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ये भी बातें बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, उस पर भी बहुत सारी बहस चल रहे थे, क्योंकि कोई एक्चुअल प्रूफ लेके नहीं बैठा हुआ था उस समय तक। ठीक है, मतलब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं था कि सिंगल यही क्वेश्चन था, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। वहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार चलता था कि भाई आखिर जो चीज़ें आसमान में चक्कर लगा रही हैं तो वो नीचे क्यों नहीं गिरती हैं, जबकि नीचे जो मतलब आसमान में हम कोई चीज़ फेंकेंगे तो कहाँ चला आता है, नीचे। तो ऐसा सब क्यों हो रहा है, ये सभी प्रश्न उस समय चल रहे थे। और आप खुद समझ सकते हैं कि वो जो इरा था उस समय अभी फिजिक्स पैदा हो रहा था, दैट मीन्स फिजिक्स के अंदर चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को चुन चुन के, समझ के, प्रूफ के साथ रखा जा रहा था। अभी फिजिक्स पूर्ण रूप से डेवलप हुआ नहीं था। तभी तो हम लोग सांसारिक जीवन के बारे में समझ रहे थे, दैट मीन्स हमारे संसार के अंदर, हमारे वर्ल्ड के अंदर जो जो घटनाएं हो रही उन्हीं के बारे में ऑब्जर्वेशन हो रहे थे, और उस समय तक जो चीज़ें खोजी जा चुकी थी उन्हीं के बारे में प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। तो कुल मिला के मैं एक बात बोलूँ तो मैं सीधा ये बोलूँगा कि उस समय अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया था एजुकेशन, जिसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएँ। तो हर बच्चे के मन में अलग अलग क्वेश्चन आते थे, और एक ऐसे क्वेश्चन आते थे कि जिनका अभी तक कोई ना प्रूफ है ना कोई साक्ष्य है, लेकिन क्वेश्चन वैलिड है वहाँ पे। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट उस समय लोग आए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को पता ही नहीं था। तो न्यूटन साहब उसी में थे कि उनको भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल रहे थे जिनका इनके पास आंसर नहीं था। वो प्रोफेसर से पूछते थे तो प्रोफेसर के पास भी कोई आंसर नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उस समय तक उन चीज़ों का आंसर था ही नहीं। अब धीरे धीरे समय और बढ़ता है, समय आता है 1665 का, और 1665 में क्या होता है तो पूरे इंग्लैंड के अंदर प्लेग नाम की महामारी आ जाती है। ये प्लेग वही है जैसे कोरोना था।
प्लेग भी क्या है, एक प्रकार से कोरोना वाला ही टर्मिनोलॉजी क्रिएट करता है। यहाँ भी क्या है कि जैसे कोरोना के अंदर एक चैन क्रिएट होती है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होगा, कनेक्ट होगा, तो वो क्या करेगा, उस चैन को फॉलो करवाएगा। तो दैट मीन्स कोरोना के अंदर क्या किया गया था, कोरोना के अंदर हम लोगों ने यही किया था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की थी, अपने आप को आइसोलेट किया था। क्यों किया था, ताकि हम कोरोना की चैन को तोड़ पाए। जब एक व्यक्ति जो क्या है पहले से इन्फेक्शियस है कोरोना के वायरस से, तो जब वो दूसरे व्यक्ति से मिलेगा तो क्या करेगा, अपने अंदर जो कोरोना है यानी कोरोना का वायरस है उसको भी दे देगा। तो इससे क्या कर रहा है, वो कोरोना की चैन को आगे की ओर सेंड कर रहा है या बढ़ा रहा है। तो इससे क्या होगा, कोरोना का भी खत्म ही नहीं होगा। तो यानी सेम टू सेम कहानी वहाँ पे भी थी, प्लेग वाले में सेम सिस्टम था जैसे आज के डेट में कोरोना था। लेकिन कोरोना और प्लेग में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि कोरोना के समय में हमारे पास कम से कम दवाइयाँ थी। कम से कम अगर एक व्यक्ति कोरोना का मतलब शिकार हो भी जाता था तो उसके लिए ये था कि हाँ हॉस्पिटल में लेके जाइए, उसका ट्रीटमेंट होगा और वो बच भी सकता है। लेकिन प्लेग के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक बार अगर एक व्यक्ति को पकड़ेगा तो 100% उसका मरना तय है, क्योंकि उस समय दवाइयों का कोई ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही किया जाता था, क्योंकि पुराने ज़माने में महामारियाँ बहुत ज़्यादा आती थी। महामारी जैसे हैजा हो गया, इसी का एक रूप है। उसमें भी क्या होता था, एक एक गांव साफ हो जाते थे अगर देखा जाए तो। वैसे ही प्लेग भी एक प्रकार का महामारी ही है, और उसमें भी क्या होगा, पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता था, लोग घर छोड़ के भाग जाते थे, पलायन कर जाते थे। तो वैसे ही 1665 में इंग्लैंड के अंदर प्लेग नाम की महामारी आती है, और इस प्लेग नाम की महामारी के कारण चारों ओर से क्या किया जाता है, आइसोलेशन की नीति तैयार की जाती है, और जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी थे, स्कूल थे, उन सबको बंद कर दिया जाता है। और सभी बच्चों को, चूँकि देखिए पहले के ज़माने में जब लोग जाते थे यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ने तो उनको वहीं पे रह के पढ़ना होता था। तो न्यूटन साहब भी गए थे ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में, तो वहाँ पर रह के पढ़ते थे हॉस्टल में। लेकिन अब क्या हो गया, प्लेग के कारण छुट्टी हो गई, सबको भेज दिया गया घर, और बोला गया भैया कि आपको क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और आइसोलेट कर लेना है। तो वही 1665 में न्यूटन साहब अपने घर पे आते हैं, और घर पे आके क्या करते हैं, वो रहने लगते हैं अकेले। और वही वो इरा था जहाँ पे न्यूटन साहब ने बहुत सारे खोज किए। ठीक है, यानी बहुत सारी डिस्कवरी उन्होंने कब की, जब वो प्लेग के दौरान अपने घर पे आए थे। और घर पे कहाँ, अपने नानी नाना के घर पे। ठीक है, अब होता क्या है कि 1665 का ही वो इरा होता है जहाँ पे न्यूटन साहब ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे खोज किए। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि उस समय उन्होंने खोज भले ही की, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया उन्होंने। अगर बात करें 1665 की इरा की, तो 1665 में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खोजी, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, बाइनोमियल थ्योरम। अब मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट था, तो बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट था, इन्होंने जो भी खोजा उस समय सब इंपॉर्टेंट थे। तो इन्होंने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बताया। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, आप सभी लोगों को पता है। आप अपने जीवन काल में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर आप लिखते हैं a² + 2ab + b²। तो क्या किया आपने इन दोनों टर्म को एक्सपेंड कर दिया, है ना। यानी ये दो टर्म थे, इनके ऊपर पावर थी 2, और इसको आपने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। ऐसे ही सपोज कर लीजिए a+b पे पावर क्या आ गई, 10। a+b पे पावर क्या आ गई, 10। तो आप इसको एक्सपेंड कर पाएंगे, नहीं। तो उस समय क्या था कि दो टर्म को एक्सपेंड कैसे करना है, यदि उनके ऊपर मल्टीपल पावर्स आ रही हैं तो कैसे एक्सपेंड किया जाएगा, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। मतलब बहुत ज़्यादा अगर पावर आ जा रही है, अगर देखा जाए तो इंडियन मैथमेटिशियन हमारे वहाँ श्रीनिवास रामानुजन जो थे, उन्होंने भी इस पे बहुत सारा काम किया हुआ है। आर्यभट्ट ने भी बहुत सारा काम किया हुआ है। लेकिन उस समय के दौर में वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर वो अलग ही सिस्टम चल रहा था, तो न्यूटन साहब ने इस पे भी बहुत सारा काम किया बाइनोमियल थ्योरम में। बाइनोमियल थ्योरम मतलब दो टर्म की एक्सपेंशन की बात करना। ठीक है, और उस ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सिंपल आप बायोनोमियल से भी समझ सकते हो। देखिए बायोनोमियल मतलब बायो मतलब होता है दो, और नोमियल मतलब होता है टर्म। तो दो टर्म वालों का एक्सपेंशन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में उन्होंने एक थ्योरम, एक कॉन्सेप्ट दिया, और उस कॉन्सेप्ट पे आप दो टर्म को किसी भी मतलब कोई भी पावर हो उसके ऊपर आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। दैट मीन्स इसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है, इसके ऊपर पावर 10 हो या 100 हो। समझ में आई बात। तो कैसे एक्सपेंड करना है दो टर्म वाले लोगों को, उसके बारे में इन्होंने बताया। फिर दूसरी जो खोज थी इनकी, वो थी बहुत महत्वपूर्ण, कैलकुलस। अब कैलकुलस के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी। कैलकुलस आपको भी पता है कि कैलकुलस हमारे फिजिक्स के अंदर
अभी तो फिलहाल में अगर आप 9th में हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मैथ के अंदर और फिजिक्स के अंदर। ये कैलकुलस का मतलब क्या होता है, आपने अपने जीवन काल में जरूर पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन। नहीं पढ़ा है तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुनेंगे। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस है। अब ये कैलकुलस है क्या? एक्चुअल में कैलकुलस का काम ये है कि बहुत ही स्मॉलेस्ट पोर्शन पे जाके चीज़ों को देखना, यानी कोई फिजिकल फिनोमिना हो रहा है तो इस फिजिकल फिनोमिना एक बार में नहीं होगा। इस कैलकुलस का कहने का अर्थ यह है कि कोई भी फिजिकल फिनोमिना होता है तो उसके कारण क्या होता है, चेंज आता है, और वो चेंज एक बार में नहीं आता है। एक्चुअल में बहुत छोटे छोटे चेंजेस के कारण वो बड़ा सा चेंज आता है। ठीक है, तो कैलकुलस उन्हीं छोटे छोटे चेंज को ऑब्जर्व करने का प्रयास करता है, ताकि अगर आपको छोटे छोटे लेवल पे चेंजेस पता चल जाएंगे तो आप अगर उन छोटे छोटे चेंजेस को पकड़ लोगे तो फिर आप बड़े चेंज के बारे में डिटरमाइन कर सकते हो, आप बता सकते हो कि बड़ा चेंज क्या होगा। समझ पा रहे हैं? जैसे आपकी बॉडी का जो शेप है वो एक दिन में तो इतना बड़ा नहीं हो गया होगा या इतना चेंज नहीं हुआ होगा। आप पहले छोटे से थे, बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गए, बड़े हो गए। आपका जो चेहरा है, आपका जो बॉडी का शेप है, वो सब का सब क्या हो चुका है, चेंज। क्या वो एक दिन में हुआ होगा? नहीं, वो एक एक दिन में हुआ होगा, एक एक घंटे में, एक एक मिनट में हो रहा होगा चेंज। और उसी के कारण आज के डेट में ये पूरा का पूरा चेंज आया है। तो ये क्या करता है, कैलकुलस क्या करता है, उस एक एक मिनट, उस एक एक सेकेंड को ऑब्जर्व करता है कि उस एक एक सेकेंड में कितने चेंज हो रहे हैं, यानी बहुत छोटे लेवल पे जाके चेंज को बताता है। आया समझ में? अब इसमें भी दो पोर्शन बनाए गए, एक तो डिफरेंशिएशन और एक तो इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का काम क्या है कि एक बड़े चेंज को छोटे छोटे चेंज में तोड़ना। बड़े चेंज को, जो बड़ा सा चेंज आया है उसको छोटे छोटे चेंज में तोड़ना। जैसे कि आप ग्राफ को ही पकड़ते हो, अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे s ले लेता हूँ, यहाँ पे t यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ लेता हूँ, तो मान लो कि यहाँ पे मैंने एक ऐसे ग्राफ का कर्व ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये ग्राफ का कर्व क्या कर रहा होगा, तो हमको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, हाँ या ना? ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भैया t टाइम में, मतलब टाइम इधर बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर इंक्रीज हो रहा है ना? टाइम इंक्रीज हो रहा है तो इतना डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आ रहा है, यही तो बता रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में इतना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है। अब सपोज कर लो ये क्या है, ये आपका ओवरऑल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा ओवरऑल है। अगर मैं इसको बहुत छोटे पॉइंट पे तोड़ना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा कर्व क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होगा, तो अगर मैं एक पॉइंट पे देखूँ, क्या सिंपल समझ लो और मैं इजी कर दूँ, मान लो ये पूरा का पूरा चेंज मान लेता हूँ कि 10 मिनट में आया है। कितने मिनट में आया है? 10 मिनट में। यानी 10 मिनट में बॉडी ने इतना क्या किया है, इतना चेंज लाया है या इतना डिस्प्लेसमेंट चला है या मूव किया है। ठीक है, अगर हमसे बोल दे कि ये बताओ कि ये 10 मिनट लग गए इतना चलने में, तो ये बताओ ये एक सेकेंड के अंदर कितना चला है। एक सेकेंड छोड़ो, 0.001 सेकेंड में इसने कितना चला है, क्योंकि ये तो टोटल 10 मिनट में इसने इतना चला होगा ना, तो 0.01 सेकेंड में कितना चल रहा है, 1 सेकेंड में कितना चल रहा है, यानी बहुत छोटे लेवल पे बात करता है ये। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का काम क्या है भाई? डिफरेंशिएशन का काम है कि इस पूरे ग्राफ को छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर तोड़ देना। अगर 10 मिनट है तो इसको और मतलब एक एक सेकंड में तोड़ दो, है कि नहीं है? तो एक एक सेकंड में टूटेगा नहीं टूटेगा, इसका मतलब 10 मिनट बहुत सारे छोटे छोटे एक एक सेकंड में टूट जाएगा, है कि नहीं है? तो अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे ds/dt, यानी बहुत छोटे टाइम इंटरवल के अंदर मैं बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट को देख रहा हूँ। भाई टाइम छोटा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, छोटा होगा। एक बात बताइए, 10 मिनट में आप कितना किलोमीटर चल रहा है? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, सिंपल। 10 मिनट में आप कितना चल रहे हैं? 10 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना चलेंगे? 1 किलोमीटर। 1 सेकेंड में तब कितना चले हैं? 1/60। 1/60 क्या हो रहा है? टाइम छोटा कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, छोटा। तो छोटे टाइम इंटरवल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा डिस्प्लेसमेंट देखूंगा। दैट मीन्स इस पूरे ग्राफ को मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में तोड़ दिया, और ये जो प्रोसेस है वो क्या है आपका, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? तो डिफरेंशिएशन का काम है छोटे छोटे पॉइंट्स में तोड़ देना, और इंटीग्रेशन का काम है कि उन छोटे छोटे पॉइंट्स को जोड़ लेना। समझ पा रहे हैं? यानी अगर मैं इस ग्राफ को बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में ऐसे तोड़ दिया, तो इन सभी छोटे छोटे पॉइंट को मुझे क्या करना है, अब अगर जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, ऐसे देखो। सम के लिए, सम में SUM होता है, और ये रहा सम, ऐसे ही बनता है, तो देखो ये ऐसे ही है, लेकिन ये ऐसे नजर आएगा आपको। अब क्या मैं कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे ds का मतलब क्या है कि मैं इन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना, या
मैं बोल देता ऐसे डी टी, तो डी टी का मतलब मैं छोटे छोटे टाइम को क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। समझ में आया? इतना छोटा टाइम जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, यस और नो? तो इस कैलकुलस में इन्होंने क्या किया था, बड़ा योगदान दिया था। ये सब काम कब कर रहे हैं, ये उसी 1665 के दौर में जब इनको छुट्टी मिली है, घर ये आए हैं। कौन? न्यूटन साहब। तो दो काम इनके नजर आए, बाइनोमियल थ्योरम और कैलकुलस। एक्चुअल में कैलकुलस अकेले इन्होंने नहीं बनाया है, गॉटफ्राइड लेबनिज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इसमें बड़ा योगदान दिया है कैलकुलस के अंदर। लेकिन शुरुआती दौर में कैलकुलस के बारे में किसने बताया है? न्यूटन साहब ने। तो इन दोनों लोगों का योगदान माना जाता है कैलकुलस में, लेबनिज साहब का भी और न्यूटन साहब का भी। ये तो दो काम हो गए। तीसरा काम आप देखेंगे तो तीसरा काम क्या इन्होंने किया? तीसरा काम इन्होंने ऑप्टिक्स के ऊपर किया था। ऑप्टिक्स मतलब उस समय इन्होंने, देखिए ये सब काम उसी समय किए हैं। हम आज क्यों बता पा रहे हैं इसका कारण हम बाद में बताएंगे। देखिए ऑप्टिक्स के ऊपर भी इन्होंने काम किया कि भाई एक प्रकाश आता है तो कैसे वो चिकनी परत से टकरा के वापस चला जाता है, तो उस घटना को उन्होंने क्या बोला? रिफ्लेक्शन। ठीक है, या क्या बोलते हैं, एक लाइट रे क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो क्या होता है, तो उस कंडीशन में उन्होंने रिफ्रैक्शन के बारे में बात किया था। फिर वहीं पे उन्होंने ये भी बताया था कि अगर मैं लाइट को क्या करूँ, एक प्रिज्म के रास्ते गुजारूंगा तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, जिसको हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्टिक्स में, और चौथे नंबर पे यहीं पे स्पेक्ट्रम था, तो ये ऑप्टिक्स और स्पेक्ट्रम मिला के इन्होंने काम किया था। ठीक है, ऑप्टिक्स और स्पेक्ट्रम एक ही चीज़ है। स्पेक्ट्रम मतलब वही चीज़ जो मैंने बताया अभी कि प्रिज्म में जब मैं लाइट ऐसे गुजारूंगा तो क्या होगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, वो स्पेक्ट्रम का पार्ट है। समझ पा रहे हैं? और ऑप्टिक्स मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, कि भैया अगर लाइट आती है तो किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है तो टकरा के क्या हो जाती है, पुनः वापस चली जाती है। समझ में आई बात? ये रिफ्लेक्शन होता है। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है, वो हल्का सा मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो अगर वो मुड़ जाती है तो इस घटना को हम लोग रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कहते हैं। ये दोनों बातें भी, यानी इन चीज़ों की भी खोज कहाँ की थी उन्होंने? ऑप्टिक्स और स्पेक्ट्रम के थ्रू। तो इन्होंने 4 काम आपको मतलब इनके 4 काम आपको नजर आ रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम, कैलकुलस, ऑप्टिक्स, स्पेक्ट्रम। और इसी ऑप्टिक्स और स्पेक्ट्रम की सहायता से, यानी इतनी जानकारी कैलकुलेट करने के बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक टेलीस्कोप का भी निर्माण किया था। ठीक है, टेलीस्कोप भी इन्होंने बनाया था। ऐसा नहीं था कि उस समय टेलीस्कोप बनाना बहुत टफ बात थी, उसके पहले ही टेलीस्कोप बनाया जा चुका था, है ना। अब आपको पता होगा कि जो गैलीली साहब थे वही क्या थे, टेलीस्कोप के आविष्कार करता थे। ठीक है, लेकिन आपको मैं सच्चाई बताऊं, जितनी भी बातें बताई जाती हैं वो एक्चुअल में एक्यूरेट होती नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ की हिस्ट्री है। ऐसा नहीं कि टेलीस्कोप पहली बार गैलीली ने ही बनाया था, उससे पहले बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके बारे में अपनी राय रख दी थी। कई ने बना भी लिया था, लेकिन उस चीज़ को आगे नहीं कोई लेके आ पाया। समझ पा रहे हैं? इसीलिए किसी का नाम आगे नहीं आया। इसीलिए गैलीली को हम डिस्कवरर मानते हैं टेलीस्कोप का, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। गैलीली से पहले भी टेलीस्कोप बने हुए थे, लेकिन कोई उसको लाके दिखा नहीं पाया, लोगों के सामने समझा नहीं पाया। समझ में आई बात? तो ऑप्टिक्स और स्पेक्ट्रम की मदद से उन्होंने टेलीस्कोप को भी बना दिया। अब मैं 4 बातों को फिर से रिकॉग्नाइज करूँ, इन्होंने 4 काम इस समय कर लिए हैं, बाइनोमियल थ्योरम, कैलकुलस, ऑप्टिक्स और स्पेक्ट्रम। चारों अपने आप में बड़े काम हैं, बिल्कुल, लेकिन अभी 5वां इस दुनिया का सबसे बड़ा काम बाकी था, और वही वो इस दौरान किए। और 5वां था अपना ग्रेविटी, है ना। बिना ग्रेविटी के पूरे फिजिक्स अधूरी है, पूरे फिजिक्स की जान है कौन? ग्रेविटी। समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? आपको इतना तो फील आ गया होगा कि भाई अभी तक हम लोगों ने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा भी नहीं, क्लास 9th के अंदर हैं अभी आप लोग, और उसके पहले ही ग्रेविटी आ चुकी है। ग्रेविटेशनल फोर्स का अपना एक चैप्टर है ग्रेविटी का, लेकिन उसके बावजूद ग्रेविटेशनल फोर्स हमको बिना पढ़े पहले ही पढ़ाया जा रहा है। और उससे भी खुशी की बात आपके लिए क्या होगी कि आपको ग्रेविटी पहले से समझ में आती है। आपको इतना विश्वास है कि ग्रेविटी कुछ अलग नहीं है, ये आपको भी फील हो गया है, हाँ या ना। इसके लिए हमको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम ये फील कर पा रहे हैं कि ग्रेविटी एक्ट कर रही है हर ऑब्जेक्ट पे, हर समय लगी हुई है ना। अब भाई ऐसा तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है जिसके पास मास नहीं है, तो ग्रेविटी तो हर ऑब्जेक्ट पे लगी हुई है ना। तो अच्छी बात है कि हमको ग्रेविटी पहले से पता है। तो ग्रेविटी क्या होती है आप सबको पता है ना। एक
मास वाली बॉडी यानी मैसिव बॉडी क्या कर रही है, किसी दूसरे मास वाली बॉडी के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट करती है ड्यू टू इट्स मास, उसके मास के कारण, उसके द्रव्यमान के कारण। तो उस फोर्स को, उस अट्रैक्शन फोर्स को, यानी फिर से समझा जाए तो एक भारी वस्तु दूसरे भारी वस्तु को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, यानी अपनी ओर खींच रही है। तो जिस बल के कारण वो खींचती है उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, सर आइजक न्यूटन ने, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की कहानी इतनी आसान नहीं है कि एक दिन में न्यूटन साहब ने खोज दिया, एक दिन के अंदर कहानी बन गई। एक्चुअल में न्यूटन साहब ने जो ये ग्रेविटी की खोज की है वो खोज है ही नहीं, वो एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन था। इनको सब कुछ पका पकाया मिल गया था, इन्होंने बस क्या किया, समेट के एक जगह पे रख दिया। समझ पा रहे हैं, यानी खाना किसी दूसरे ने पकाया, बस इन्होंने क्या किया, सबको एक अरेंज फॉर्म में रख के दिखा दिया थाली के अंदर, यानी खाने को परोस के दे दिया आपके सामने। तो आपको क्या लगा, आपको ये लगा कि खाना किसने बनाया है, इन्होंने। समझ पा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम कहानी हुई है, क्योंकि ग्रेविटी के पीछे आप देखेंगे तो बड़ा झोल है ना। उस झोल को भी हमको समझना पड़ेगा और आज ही समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी पहले कहानी आगे बढ़ाते हैं, इनकी बायोग्राफी को पहले ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्रेविटी इनके कारण जानी जाती है, तो 100% इनका योगदान तो है ना। लेकिन मैं बस इतना आपको समझाना चाहता हूँ कि आप ये मान लीजिए, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, गंवारों की तरह तो बैठे नहीं हैं, है ना, कि मैंने बोल दिया कि पापा हैं पापा बोलेंगे, भैया हैं भैया बोलेंगे। नहीं, रिलेशन होना चाहिए ना भाई, कुछ तो कर्तव्य उनका होना चाहिए हमारे प्रति, है कि नहीं है। ठीक, तो वैसे ही समझिए। अब ग्रेविटी की कहानी, यानी 5 खोजें हो चुकी हैं इनके द्वारा। 1665 से लेकर 1667 तक इन्होंने इतने महत्वपूर्ण खोज की है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन अभी भी ये पूरी दुनिया को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक इनकी जो विचारधाराएं हैं अभी तक इन्होंने अपने तक सीमित रखी हैं, दुनिया के पास नहीं पहुंची है ये। दुनिया के पास कैसे साइंटिस्ट पहुंचाते थे, किताबों के माध्यम से, यानी वो अपनी खोज को एक किताब के ऊपर लिखते थे और लिखने के बाद उसको दुनिया तक पहुंचाते थे। लेकिन एक बात और समझ लीजिएगा, जब भी आप किसी डिस्कवरी को करते हैं एज अ साइंटिस्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बात का प्रूफ देना पड़ता है। और वो प्रूफ 2 तरीके से होना चाहिए, एक तो थ्योरेटिकल होना चाहिए, एक तो मैथमेटिकल होना चाहिए। कि आप जो बातें बोल रहे हो ऐसे ही फेक मत दीजिए कि नींद से आए उठे और बोल दिए कि ऐसा होता है और लोग मान लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ का आपको क्या देना पड़ेगा, प्रूफ। तो न्यूटन साहब को भी क्या देना पड़ा, प्रूफ। न्यूटन साहब की प्रॉब्लम यही थी, वो डरते थे कि मैं प्रूफ दे रहा हूँ, हो सकता है कोई आके क्या कर दे, गलत कर दे। और देखो यार, हर जगह क्या है, लोग कंपटीशन में खड़े रहते हैं। क्योंकि देखिए, जिस चीज़ को ये खोज रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार इन्होंने खोजा है, ऐसा नहीं है कि इसके पहले लोग बैठे नहीं थे इसके पीछे। बाइनोमियल थ्योरम के पीछे भी लोग बैठे हुए होंगे, ऑप्टिक्स के भी पीछे बहुत कहानियाँ, स्पेक्ट्रम के भी पीछे कहानियाँ, कैलकुलस के भी पीछे कहानियाँ हैं। तो अगर मैं आके बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा जानता हूँ या ये जानकारी मेरे पास है, तो 100% बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट होंगे जो इसका क्या करेंगे, विरोध करने आएंगे। विरोध इसलिए करने नहीं आएंगे क्योंकि उनको विरोध करना नहीं, उसके अंदर वो देखेंगे कि जो बातें ये बोल रहे हैं 100% श्योर है कि नहीं है। दैट मीन्स 100% क्लियरिटी है कि नहीं है, 100% सच्चाई है कि नहीं है। वो पूरी जान लगा के उसके अंदर कमियां निकालने में जुट जाएंगे। और अगर कमियां नहीं मिली तभी आप समझ लीजिए कि आप सक्सेसफुल साइंटिस्ट हैं भाई। तो उस दौर में अगर मैं ये बातें बोल रहा हूँ कि इन्होंने किया, तो इसका मतलब इनके अंदर कोई कमियां निकालने वाला आया नहीं फिलहाल में, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने 2 तरीके से प्रूफ दिए ही होंगे, थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल, दोनों प्रूफ दिए होंगे, इसीलिए इनकी बातें हम कर पा रहे हैं। क्लियर है। अब 1667 के बाद मतलब 2 साल का पूरा लॉकडाउन होता है। 2 साल के बाद फिर ये पहुंचते हैं कॉलेज में, स्थिति फिर से वही हो जाती है, यानी कॉलेज में पहुंचते हैं। कॉलेज में पहुंचने के बाद इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद 1669 में इनको वहीं पे जॉब ऑफर हो जाती है कि भैया आप कैम्ब्रिज के अंदर ही क्या करिए, पढ़ाइए। तो एज अ टीचर ये वर्क करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब ये टीचर के तरीके पे आते हैं, मतलब एज अ टीचर वर्क करते हैं, क्लास के अंदर जाते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, पढ़ाते हैं सिंपली। तो ये जो पढ़ाते हैं ना बच्चे समझ पाते हैं और ना इनको कोई इंटरेस्ट है पढ़ाने में। दोनों कहानियाँ चल रही हैं, मतलब ये जो पढ़ा रहा है बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा है और ये जो पढ़ा रहा है इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इनको क्यों पढ़ा रहा हूँ। समझ पा रहे हैं। दैट मीन्स एज अ टीचर तो आए, लेकिन एक्सप्लेन करने का इनका कोई मोटिव नहीं था। यानी एज अ टीचर इनको ये अपनी जॉब पसंद नहीं आई, तो ये फिर टीचिंग का प्रोफेशन क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि जब ये पढ़ाने जाते थे तो बच्चों को भी नहीं समझ में आता था और बच्चे इनको भी नहीं समझते थे, और बच्चों को ये समझा भी नहीं पाते थे, इसलिए ये खुद को नहीं समझ पाते थे, इनके अंदर कन्फ्यूज़न आ जाता था।
ठीक है। इन्होंने टीचिंग छोड़ दी, इन्होंने क्या सोचा कि भैया मैं जो काम कर रहा हूँ अपना सर्वे वाला, दैट मीन्स जो खोज करने वाला काम है उसी को मैं जारी रखूँगा। तो इसके बाद वही कैम्ब्रिज के अंदर ही क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ये अपने अलग अलग रिसर्च करना स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आपके मन में ये चल रहा होगा कि भाई कैम्ब्रिज में अगर इनका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है तो इनको घर भेज देना चाहिए। लेकिन उस समय तक ये क्या थे, 1667 में भले ये पब्लिश ना कर पाएँ किताबें, लेकिन भले ये कॉन्सेप्ट को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जब ये प्रोफेसर्स के सामने अपने थ्योरीज को लेके गए तो प्रोफेसर पूरे के पूरे वहाँ के क्या हो गए, चकित हो गए। उन लोगों को पता चल चुका था कि ये ग्रेट इरा है, ग्रेट साइंटिस्ट है अपने इरा का, है ना। तो यहाँ से उनको क्या मिलता है कि खुद एक प्रोविज़न दिया जाता है कैम्ब्रिज की ओर से कि भैया आप यहीं पर रहिए, यहीं पर शोध कार्य करिए, है ना। तो वहीं पर रह के शोध कार्य करते हैं। इसके बाद इरा आता है, मतलब स्टार्ट होता है, मतलब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है और कहानी आती है 1685 में। 1685 में इनको मिलते हैं एक व्यक्ति एडम हैली, है ना। एडम हैली मिलते हैं। अब एडम हैली की बात मैं अगर करूं तो एडम हैली भी एक प्रकार से क्या थे, प्रोफेसर थे, एक प्रोफेसर थे। इनके मन में एक क्वेश्चन आता है, लेकिन इस क्वेश्चन का इनको आंसर नहीं मिलता है। तो किसी से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसा है कि अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप चले जाइए कैम्ब्रिज में, वहाँ पे न्यूटन नाम का एक व्यक्ति है, उससे आप क्वेश्चन ये पूछिए, वो 100% इसका आंसर दे देंगे। तो एडम हैली चले जाते हैं किसके पास, न्यूटन साहब के पास, और वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन अभी वो आधा ही पूछे रहते हैं, तब तक न्यूटन साहब उस क्वेश्चन का क्या दे देते हैं, आंसर दे देते हैं। तो एडम हैली पूछते हैं कि बताइए जो आपने आंसर दिया है वो सही कैसे है, मतलब उसका कोई प्रूफ है कि जो आप आंसर दे रहे हो करेक्ट है इस आंसर के लिए, मतलब क्वेश्चन के लिए, है। तो न्यूटन साहब बोलते हैं कि मतलब ढूंढते हैं उसका, लेकिन उनको कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिलता है। तो फिर कहते हैं कि ऐसा है कि आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको कुछ समय बाद क्या करता हूँ, इसका आंसर देता हूँ, दैट मीन्स इसका प्रूफ देता हूँ। तो 3 महीने बाद क्या करते हैं वो, 3 महीने बाद न्यूटन साहब उस क्वेश्चन का क्या देते हैं, प्रूफ दे देते हैं। जब वो प्रूफ देते हैं तो बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं एडम हैली उनसे, न्यूटन साहब से, और उनके बहुत सारे काम जो ये उन्होंने किए हुए थे और उस समय तक वो जो कर रहे थे उसके बारे में न्यूटन साहब से वो कहते हैं कि भाई अगर आप इतना बेहतरीन अपने अंदर जानकारी रखे हुए तो इसको दुनिया के सामने भी लेके आइए, दैट मीन्स अपनी एक बुक पब्लिश करिए। तो न्यूटन साहब बताते हैं कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं क्या कर पाऊँ, बुक पब्लिश कर पाऊँ, समस्या चल रही है भाई। तो एडम हैली सपोर्ट करते हैं और उनसे बोलते हैं कि भाई आप बुक लिखिए, मैं पब्लिश कराता हूँ, ठीक है। तो एडम हैली के सपोर्ट से न्यूटन साहब की पहली बुक 6 जुलाई 1687 को पब्लिश होती है दुनिया के सामने, ठीक है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, बुक ऑफ प्रिंसिपिया, ठीक है। बाकी वहाँ पे आप जब जाओगे, जब बुक के ऊपर नाम देखोगे तो बहुत ही तगड़ा नाम है उसका, है ना, नेचुरलिस फिलोसफिया मैथमेटिका। तो वहाँ पे जब आप देखोगे तो ग्रीक वर्ड में, मतलब ग्रीक लैंग्वेज में नाम लिखा हुआ है, तो उस नाम से आपका लेना देना फिलहाल में नहीं है। आप बुक ऑफ प्रिंसिपिया डालोगे मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन ये जो बुक ऑफ प्रिंसिपिया थी इसके अंदर यार न्यूटन साहब ने अपना पूरा माइंड उठा के डाल दिया था, और इसी कारण उस दौर की जितने भी साइंटिस्ट थे, यानी उस दौर के जितने भी साइंटिस्ट थे उन लोगों ने क्या बोला था, उनको ग्रेटेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी इस बुक को क्या बोला था उन्होंने, ग्रेटेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड। इससे बेहतर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता किसी ह्यूमन माइंड का। उस बुक के अंदर उन्होंने पूरा अपना दिमाग ही डाल दिया था कि ऐसे ऐसे चीज़ें ऐसे हो रही हैं, वैसे हो रही हैं। और इस बुक की एक और ख़तरनाक बात थी कि वो जो बुक आई थी, बुक ऑफ प्रिंसिपिया, वो नॉर्मल लोगों के लिए थी ही नहीं, नॉर्मल लोग समझ ही नहीं सकते थे। वो एक्चुअल में किसके लिए बनाई गई थी, साइंटिस्टों के लिए बनाई गई थी। तो उसको केवल और केवल साइंटिस्ट समझ सकते थे। अब ये अगर बात समझाऊं मैं, तो मैं इसको एक और एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि कितनी खतरनाक बुक थी उस समय में। कि भाई हमारे वहाँ के इंडियन साइंटिस्ट एस चंद्रशेखर डिसाइड करते हैं कि मैं इस बुक को कॉमन लोगों के लिए लिखूंगा, तो वो उस बुक को रीराइट करते हैं, लेकिन रीराइट करने में उनको 10 साल लग जाते हैं। यानी पुनः उसी बुक को ये लिख के लेके आते हैं कॉमन लोगों के लिए। कॉमन लोगों के लिए लिखने का अर्थ क्या है कि उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जो जो उन्होंने बताई है एज अ साइंटिस्ट के रूप में, वो नॉर्मल लोगों के लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए उन्होंने इस बुक को लिखा था। और वो बुक जब पब्लिश होती है तो उस बुक का नाम आप देखोगे तो न्यूटन्स प्रिंसिपिया के नाम पे है, न्यूटन्स प्रिंसिपिया फॉर कॉमन रीडर। न्यूटन्स प्रिंसिपिया फॉर कॉमन रीडर। कॉमन रीडर मतलब कि भैया नॉर्मल लोग, कॉमन लोग भी पढ़ सकते हैं।
और इस बुक को लिखने में एस चंद्रशेखर को कितने साल लग गए? 10 साल लग गए। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी खतरनाक बुक है, क्योंकि एक साइंटिस्ट ही उस बुक को लिख रहा है। एक साइंटिस्ट की बुक लिख रहा है, लेकिन उसको लिखने में 10 साल लग जा रहे हैं। तो कितनी खतरनाक बुक हो सकती है, आप समझ सकते हो। वो बुक जो ही पब्लिश होती है आग की तरफ फैल जाती है। आग की तरफ फैलने का मतलब बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय होती है उस ज़माने में। देखिए, उस ज़माने में किताबों का बड़ा महत्व होता था, लोग किताबें पढ़ते थे। आज के ज़माने में तो मोबाइल है। अभी तो आप देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऐप आ गए हैं जो आपको पढ़ने की भी, मतलब किताब पढ़ना है तो पढ़िए मत, ईयरफोन लगाइए और सुन लीजिए किताबों में। समझ पा रहे हैं? तो अलग अलग टेक्निक है आज के ज़माने में, ईजी हो चुका है, और यही कारण है कि लोग अब पढ़ना ही बंद कर दिए। आसान है, कभी भी पढ़ सकते हैं, तो क्या ज़रूरी है इस पढ़ना। तो किताबों के प्रति लोगों की रुचि खत्म हो गई। लेकिन पुराने ज़माने में आप देखेंगे तो क्या है, पुराने ज़माने में आप देखेंगे तो जितने भी साइंटिस्ट रहे होंगे या जितने भी कॉमन लोग रहे होंगे, लाइट चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से फ्लैश लाइट से हम काम चलाएंगे। तो जितने भी कॉमन लोग रहे होंगे या जितने भी साइंटिस्ट थे, उन सभी लोगों की सभी लोगों का जो माइंड शार्प होता था, उसका कारण क्या था? किताबें। लोग किताबों से बड़ा लगाव रखते थे। अब उस समय बड़ी लोकप्रिय हुई थी ये आपकी न्यूटन्स की प्रिंसिपिया, जो उन्होंने ओरिजिनल लिखा था। उसके बाद कॉमन रीडर वाली आई थी, तो वो भी बहुत फेमस हुई थी। उसके बाद दुनिया का जो विज़न था इस पूरे यूनिवर्स को लेके सोचने का, वो पूरा का पूरा क्या हो चुका था? चेंज। अब जो भी साइंटिस्ट थे उस दौर के, उन्होंने भी उस बुक के तर्ज पे ही सोचना स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ से एक अलग ही यूनिवर्स का निर्माण हो रहा था। चीज़ें एकदम चेंज हो चुकी थी, सोचने के तरीके चेंज हो चुके थे। तो वहाँ से मैं मानूंगा, या पूरी दुनिया मान रही है तो मैं क्यों ना मानूं, कि भैया फिजिक्स छोड़ो, पूरे यूनिवर्स की सोच चेंज हो चुकी थी। फिजिक्स अब अलग इरा से या अलग तरीके से चलने लगा, और एक्चुअल में उसके बाद पूरी फिजिक्स उसी पे बेस्ड हो गई। जैसा कि आप खुद समझ पाएंगे, खुद फील कर पाएंगे कि भैया न्यूटन्स के लॉ आपको मिलते हैं क्लास 9th के अंदर, और उसी न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से आपकी फिजिक्स चल रही होती है। पूरी फिजिक्स आप उठा के डाल दो, मतलब पूरी फिजिक्स कहीं भी देखेंगे आप, तो हर जगह आपको क्या मिलेगा? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का कोई ना कोई डिस्कवरी, कोई ना कोई वर्क आपको जरूर मिलेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह नजर आ रहा होगा आपको, है ना? चाहे वो आप काइनेमेटिक्स देख लो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक देख लो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स देख लो, आप कहीं भी जाओ न्यूटन साहब छोड़ने वाले नहीं है आपको, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट हर जगह है, क्योंकि पूरी फिजिक्स ही न्यूटन साहब की वजह से चल रही है फिलहाल के लिए मैं बोलूँगा। अब देखिए, मैं पूरा का पूरा फिजिक्स एक व्यक्ति पे डाल रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका काम बहुत तगड़ा रहा होगा फिजिक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बुक भी पब्लिश होती है उनकी। ये तो एक बुक है, इतना धमाका मचा रही है। दूसरी बुक आती है 1704 के अंदर, और वो थी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब समझ सकते हैं, लाइट के बारे में उन्होंने लिखी थी। और आपको पता ही है लाइट के बारे में, यानी ऑप्टिक्स, जबकि आप देखोगे तो पूरे फिजिक्स को अगर मैं देखूँ तो मोटी मोटा मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला काइनेमेटिक्स, दूसरा आपको थर्मोडायनेमिक्स मिल जाएगा, तीसरा लाइट मिल जाएगा, चौथा आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। और ये चारों जगहों पे न्यूटन साहब हैं। समझ पा रहे हैं? तो ऑप्टिक्स के अंदर उन्होंने वही चीज़ें जो देखिए यहाँ पे जो खोज किया था वही वो डाल रहे थे, लेकिन ऑप्टिक्स के बारे में यानी लाइट के बारे में उन्होंने अलग एक किताब लिखी 1704 में। और 1704 में जो उन्होंने किताब लिखी उसमें केवल और केवल लाइट के बारे में बताया, जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन के बारे में वो किया, और स्पेक्ट्रम, जैसा कि मैंने भी जस्ट बताया कि प्रिज्म से आप लाइट गुजारोगे तो 7 तरीके की रेज निकलेंगी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये 7 कलर की किरणें आपको मिलेंगी। क्यों मिलेंगे, क्या कारण थे, वो सब कारण उन्होंने ऑप्टिक्स के अंदर लिखा हुआ है। तो अब जरूरी नहीं कि आप ऑप्टिक्स जाके पढ़ो, आप अपनी किताबें पढ़ो, उसी में सब दिया गया है। ठीक है, और 1704 के बाद 1727 के अंदर, 1727 में उनकी डेथ हो जाती है 84 साल की उम्र में, लेकिन आज भी वो हमारे किताब के अंदर जिंदा है। समझ रहे हैं? पूरी दुनिया के अंदर वो जिंदा है। कैसे जिंदा है आप समझ सकते हैं। आप न्यूटन साहब को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि न्यूटन साहब को आप छोड़ेंगे तो फिर पूरी फिजिक्स, पूरा एजुकेशन आपको छोड़ देगा, यानी पूरा एजुकेशन आपको मिल के आएगा छोड़ने। इतना खतरनाक प्रभाव है न्यूटन साहब का इस पूरे फिजिक्स के अंदर। चलिए फिजिक्स ही छोड़िए, मैथ के अंदर भी उनका प्रभाव है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैलकुलस, बाइनोमियल थ्योरम कहाँ का है? मैथ का ही तो है। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक मैथ के हैं। तो न्यूटन साहब का प्रभाव जो है बहुत तगड़ा है, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो। अब कई लोगों के मन में चल रहा होगा कि केमिस्ट्री में नहीं है, बायोलॉजी में नहीं है ना? तो अब जाने दीजिए, उस बात को ही पिंड करते हैं, क्योंकि अगर हम उसमें भी जाएंगे तो वहाँ भी न्यूटन साहब मिलेंगे, क्योंकि आइडियाज़ की कमी नहीं थी बंदे के पास।
बहुत सारे आइडियाज़ उसने एक्सप्लोर किए थे। उस समय के साइंटिस्ट एक फील्ड में कम में नहीं करते थे ना, यही तो दिक्कत थी। जो जनरल ऑब्जर्वेशन है, जैसे आप क्या करते हैं, आपकी आज की मानसिकता बन चुकी है कि हमको जब पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ना है, फिर केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर बायोलॉजी पढ़ना है। फिजिक्स कुछ और है, केमिस्ट्री कुछ और है और बायोलॉजी कुछ और है। लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे ना तो ये साइंस है, तीनों के तीनों क्या है, साइंस है। साइंस मतलब जो हमारे आसपास हो रही हैं घटनाएं उनको ऑब्जर्व करना। तो एक्चुअल में इन तीनों के अंदर कुछ अलग नहीं दिया गया, वो तीनों के अंदर हमारे आसपास की घटनाओं के बारे में ही दिया गया है। समझ पा रहे हैं? तो आज आपने अलग कर दिया, लेकिन पिछले ज़माने के जो साइंटिस्ट थे उनके मन में ऐसा बिल्कुल नहीं था कि भैया हम फिजिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, बायोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। एक्चुअल में वो किस पे काम कर रहे थे, प्रॉब्लम्स पे। जो प्रॉब्लम उनके सामने आएगी उसका वो सोल्यूशन देंगे, और इसलिए वो महान बने। न्यूटन साहब ने अपने आगे आने वाली जितनी भी समस्याएं थी उन सब पे काम किया हुआ है, इसलिए वो उस इरा के और आज के इरा के भी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं। इनके बाद हालांकि फिर क्या बोलते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन आते हैं, जो इनके बाद एक मतलब बढ़िया फिजिसिस्ट माने जाते हैं, बढ़िया साइंटिस्ट माने जाते हैं फिजिक्स के अंदर। तो उनका भी बड़ा योगदान है न्यूटन साहब के बाद जब आते हैं ये। लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये मानूंगा कि न्यूटन साहब, क्योंकि सर आइजैक क्या बोलते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो वर्क है वो आपके समझ से थोड़ा सा भी परे है, क्योंकि शुरुआती दौर में ही आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं नजर आएंगे। जब आप हायर फिजिक्स के बारे में देखेंगे तब वहाँ पे आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन नजर आएंगे। देखिए उनका भी काम बहुत तगड़ा था, बहुत खतरनाक काम उन्होंने भी किया था, लेकिन वो थोड़ा सा हमारी समझ से क्या है, परे है। वो हम उसको थोड़ा अच्छे से समझ नहीं पाते, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को थोड़ा सा हम कम प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन न्यूटन साहब के बारे में आप सभी लोग समझ चुके होंगे, इन्होंने बेसिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया था, तो इसलिए क्या थे, बड़े लेवल पे थे। मोशन इन्होंने ही खोजा था, आपको पता ही है, और जो मोशन आप पढ़ के अभी या इनको पढ़ने जा रहे हैं, ओके, ग्रेविटी को। तो आई होप आपको इनके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी मिल गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको मिटा के यहाँ पे सभी डेट्स लिख देता हूँ, ताकि आप आराम से इनके बारे में पूरी की पूरी रामायण को समझ पाए। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करके आपको लिख के दिखाता हूँ। तो मैंने जो इम्पॉर्टेंट डेट है उसमें डाल दी है। अब थोड़ा बहुत आप यहाँ पे पकड़ लीजिएगा, क्या पकड़िएगा कि देखिए इनके फादर का नाम आइजैक न्यूटन था और इनका भी नाम आइजैक न्यूटन ही था, क्योंकि दोनों मतलब इनकी मदर ने इनके फादर के नाम पे ही रखा था, क्योंकि तत्कालिक इनके फादर की डेथ हुई थी, तो इसीलिए इनका भी नाम क्या रख दिया गया, आइजैक न्यूटन ही रख दिया गया। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आपको क्रम वाइज बता दी गई हैं। बाकी जितनी स्टोरी है मैंने आपको वीडियो के अंदर समझा दिया है। अब अगर कुछ भी बचा कुचा होगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ चीज़ें क्लियर लिख दी गई हैं। अगर आपको इसमें से कोई डाउट होगा तो बताइएगा। जैसे कि एक काम करता हूँ, मैं रिवाइज कर ही देता हूँ। 25 दिसंबर 1642 जन्म होता है इनका। कहाँ होता है? इंग्लैंड, लिंकनशायर, वुल्सथॉर्प। ठीक है, फादर आइजैक न्यूटन, मम्मी हन्ना। 12 साल की उम्र में क्या होता है, इनका एडमिशन होता है किंग्स स्कूल ग्रैंथम में, जहाँ पे वो कहाँ किसके पास रहते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट के घर पे रहते हैं, जहाँ पे लैब और लाइब्रेरी दोनों मिलती हैं। 1653 में क्या होता है, सेकेंड फादर की डेथ हो जाती है और ये पुनः रिटर्न आ जाते हैं घर पे। ठीक है, और इसके बाद ये खेती बाड़ी करने लगते हैं। फिर इनके मास्टर साहब इनको पुनः लेके जाते हैं और फिर क्या होता है, ये पढ़ने लगते हैं उसी स्कूल में। फिर 1661 में ये हायर स्टडी के लिए चले जाते हैं ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज। 1665 में पैंडेमिक आ जाता है, प्लेग पैंडेमिक। उसके बाद भी फिर चले आते हैं घर, फिर वहाँ पे खोज करते हैं। 1667 में रिटर्न हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। 1685 में एडम हेली से मिलते हैं और 6 जुलाई 1687 में इनकी बुक ऑफ प्रिंसिपिया रिलीज होती है, पहली बुक। और 1704 में इनकी सेकेंड बुक ऑप्टिक्स। देखिए मैंने यहाँ पे गलती से नहीं के डाला है, बुक के ऊपर ही आपको नजर आएगा, OPTICKAS। ठीक है, वैसे नॉर्मली ऑप्टिक्स है। 1727 में क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है। अब आई थिंक आपको सर आइजैक न्यूटन के बारे में मैंने जितना समझाना चाहिए उतना समझा दिया और आपकी समझ भी डेवलप हो गई होगी। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग सेकेंड वीडियो के अंदर लेंगे कि कैसे आखिर ग्रेविटी की खोज हुई थी। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।